Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about 18th amendment, which is the historic amendment and contains some highly significant features. So वो कौन से significant features थे वो आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट आते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट जो था ये कब पास हुआ था। ये 15 अप्रैल 2010 को पास हुआ था। किसने पास करवाया था? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदानी ने, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंसिडर किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। क्यों लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कंसिडर किया जाता है? बिकॉज इस अमेंडमेंट ने तकरीबन 1/3 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवाया था। मीन्स डेट के 97 आर्टिकल्स इस अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हुए थे, ठीक है। अब ये 18th अमेंडमेंट कैसे हुई, क्यों करवाया गया, इसकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो इसकी जो हिस्ट्री है 18 अमेंडमेंट की, ये स्टार्ट होती है ज़ियाउल हक से, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया, 8 अमेंडमेंट को पास किया। 8 अमेंडमेंट में क्या था, हम पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। 8 अमेंडमेंट में ज़ियाउल हक ने आर्टिकल 58(2)B को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर्स हासिल हो गए थे। कैसे एक्सटेंसिव पावर्स के वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है या कैबिनेट है उसको वो डिसमिस कर सकता था, ठीक है। सो 8 अमेंडमेंट से इसकी आगाज़ होती है, ओके। तो जब ज़ियाउल हक का दौर था तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे मोहम्मद खान जुनेजो। सो थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद खान जुनेजो है और ज़ियाउल हक है, इन दोनों के बीच में कुछ क्लेशेस पैदा होते हैं, जिसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम ज़ियाउल हक इस आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करते हैं और मोहम्मद खान जुनेजो को डिसमिस करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ज़ियाउल हक की अचानक से डेथ वाक़या होती है। एक एरोप्लेन में उनकी डेथ होती है, वो क्लैश हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ वाक़या होती है। सो इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो थे बेनज़ीर भुट्टो, जबकि प्रेसिडेंट जो थे वो गुलाम इसहाक खान थे, ठीक है। सो गुलाम इसहाक खान और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान 2 सालों तक कुछ क्लेशेस चलते हैं और उन क्लेशेस के नतीजे में क्या होता है कि गुलाम इसहाक खान आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को डिसमिस करवाते हैं, ठीक है। सो बेनज़ीर भुट्टो की डिसमिसल के बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो नवाज शरीफ होते हैं, ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट वही गुलाम इसहाक खान होते हैं। सो इन दोनों के बीच में भी क्लेशेस बनते हैं, जिसकी वजह से अगेन क्या करते हैं, गुलाम इसहाक खान उसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए नवाज शरीफ गवर्नमेंट को भी डिसमिस करवाते हैं। सो नवाज शरीफ क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कांटेक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी नवाज शरीफ के हक में फैसला देते हैं कि ये नाजायज़ हुआ है, नाहक हुआ है, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को दोबारा से रिस्टोर करवाते हैं, ठीक है। बट बाद में जब नवाज शरीफ के गवर्नमेंट की छुट्टी फिर से वो करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती है और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फारूक लगारी होते हैं, ठीक है। सो फारूक लगारी और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान भी क्लैशेस बनती है, जिसकी वजह से फारूक लगारी भी उसी आर्टिकल उसी अमेंडमेंट को यूज़ करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को दोबारा से डिसमिस करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन इलेक्शंस होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अगेन नवाज शरीफ बनते हैं, ठीक है।
अब जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आते हैं तो वो आते साथ ही क्या करते हैं, 13th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 58(2)(b) को ख़त्म करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट फारूक लगारी होते हैं वो रिज़ाइन देते हैं और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आते हैं वो मुशर्रफ होते हैं। ठीक है, मुशर्रफ जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो 17th अमेंडमेंट के थ्रू दोबारा से रिस्टोर करवाते हैं 8th अमेंडमेंट को। ठीक है, 8th अमेंडमेंट में क्या था, आर्टिकल 58(2)(b) को रिस्टोर करवाते हैं थ्रू 17th अमेंडमेंट। क्लियर। बट जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी आते हैं तो वो 15 अप्रैल 2010 को दोबारा से क्या करते हैं, आर्टिकल 58(2)(b) को ख़त्म करवाते हैं थ्रू 18th अमेंडमेंट। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट लेंगे 18th अमेंडमेंट की। आर्टिकल 58(2)(b) ख़त्म होने के अलावा इस अमेंडमेंट में और कौन कौन से चेंजेस हुए थे, तो अब हम उसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, रीनेमिंग ऑफ द NWFP, इसके अलावा इस अमेंडमेंट में ये हुआ था कि जो प्रोविंस नेम था NWFP उसको चेंज करवाया गया और खैबर पख्तूनख्वा रखा गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इस अमेंडमेंट का expanding the definition of high treason। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था कि अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करेगा या विदहोल्ड इन इट्स अबेंस की कोई अटेम्प्ट करेगा तो उनके खिलाफ हाई ट्रीजन चार्ज किया जाएगा, मींस के उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। मोर ओवर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इनके केस को वैलिडेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेंज क्या हुआ वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं। फंडामेंटल राइट्स में क्या हुआ कि जो नंबर्स ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्रीज कर दिया गया, मींस दैट के उसमें आर्टिकल 10A को इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 19A को इंक्लूड किया गया, इसके अलावा आर्टिकल 25A को इंक्लूड किया गया। ठीक है, आर्टिकल 10A जो है ये द राइट ऑफ फेयर ट्रायल के हवाले से था। ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 19A जो है वो द राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से था और आर्टिकल 25A जो है ये द राइट टू एजुकेशन के हवाले से था। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स इंक्रीज किए गए। नेक्स्ट है रिपील ऑफ दी 17th अमेंडमेंट एंड रिलेटेड ऑर्डर्स। तो इसमें ये हुआ कि जो 17th अमेंडमेंट था, इसके अलावा जो अर्लियर मुशर्रफ की टेक ओवर थी एंड ऑल द सब्सीक्वेंट प्रोक्लेमेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा, उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया। ठीक है, जो मुशर्रफ के दौर में हुआ था उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है एबॉलिशिंग ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। पहले जो लिस्ट थी सब्जेक्ट्स की वो 3 थी, एक सेंट्रल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू कंकरेंट लिस्ट को रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। तो आर्टिकल 89 जो था वो इस हवाले से था जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि वो ओनली वन टाइम ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है इफ़ द नेशनल असेंबली नोट द सेनेट इज इन सेशन। ठीक है, तो तब वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है और पावर्स है वो रिड्यूस कर दिए गए, मींस दैट के मुशर्रफ ने जो स्पेसिफिक प्रोविजंस अडॉप्ट किए हुए थे रिलेटिंग टू द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंसी उसको रिमूव करवाया गया। नेक्स्ट फीचर है रोल ऑफ द सेनेट के हवाले से। तो इसमें क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के थ्रू जो रोल ऑफ द सेनेट है उसको इन्हेंस कर दिया गया।
कैसे एनहेंस हुआ कि अब जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट है वो आंसरेबल होगी टुवर्ड्स दी सेनेट एज वेल एज द नेशनल असेंबली। इसके अलावा जो मेंबर्स थे सेनेट की वो इंक्रीज कर दिए गए। पहले जो टोटल मेंबर्स थे वो 100 थे, जबकि इस अमेंडमेंट के थ्रू उसको इंक्रीज करके 104 कर दिया गया। मीन्स दैट के इट एड्स 4 सीट्स फॉर द नॉन मुस्लिम, वन फ्रॉम ईच प्रोविंस। मोर ओवर जो कंपल्सरी वर्किंग डेज थी सेनेट के लिए उसको भी इंक्रीज कर दिया गया, 90 से 110 कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इंट्रा पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन। तो इस हवाले से जो आर्टिकल 17 है उसको अमेंड कर दिया गया इस 18 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इस हवाले से जो आर्टिकल 27 है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये यकीन दहानी कराई गई कि जो रिप्रेजेंटेशन होगी चाहे वो किसी भी क्लास किसी भी एरिया से हो तो उनको तमाम जो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान होगी उसमें सेफगार्ड दी जाएंगी, मींस उनको इंश्योर करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। सो इस हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 62 और 63 है वो इस हवाले से है। ठीक है, जिसमें पहले ये था कि अगर कोई पर्सन किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व होगा, कोई मॉरल मिसकंडक्ट उनसे हुआ होगा या उन्होंने कोई फॉल्स एविडेंस दिए होंगे तो वो उस बेस पर रिमूव किए जाएंगे। जबकि इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि जो टाइम लिमिट्स है वो मुकर्रर कर दी गई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज इन केस ऑफ द जेल टर्म्स। ठीक है, 5 years फ्रॉम डेट ऑफ डिसमिसल फ्रॉम पब्लिक सर्विस, 2 years फ्रॉम डेट ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट हैव बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ द मुशर्रफ एरा लाइफ टाइम बेंस। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन। सो पहले जो एग्जेक्टिव अथॉरिटेरियन था वो कौन था, वो प्रेसिडेंट था। ठीक है, मोर पावर्स प्रेसिडेंट के पास थे, बट नाउ इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि जो एग्जेक्टिव पावर्स होंगे वो एक्सरसाइज होंगे ऑल्दो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बट इसको असल में इस्तेमाल कौन करेगा, उसको प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट उसको यूज़ करेंगी। मींस के इस अमेंडमेंट के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ बार ऑन 3rd टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स। सो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पर ये पाबंदी लगी थी कि वो 3rd टाइम पर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो इस रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ द कैबिनेट। So through this amendment, the number of ministers has been restricted to 11% of the total membership of the parliament. Next feature है about the local governments। तो इस हवाले से जो आर्टिकल 140A है वो इसके साथ रिलेटेड है टू द devolution of powers to the local government। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू उसको एक्सपेंड किया गया। कैसे एक्सपेंड किया गया, दैट द इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट शैल बी हेल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो ऑडिटर जनरल है उनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 4 years कर दी गई। इसके अलावा जो एडिटर जनरल है उनको एम्पावर बनाया गया कि वो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स है उनको ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर बॉडीज़ है, कॉर्पोरेशंस है एंड अथॉरिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स को भी ऑडिट करना इनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस। सो फॉर दिस पर्पस कहा गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स के लिए 7 मेंबर्स जुडिशल कमीशन को सेटअप किया जाएगा अंडर द हेड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
और फिर जो जुडिशल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होंगी उनको 8 मेंबर को भेजा जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर को विद द पावर टू रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस बाय नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो इस हवाले से 200 आर्टिकल को अमेंड किया गया, जिसमें जो कंपल्सरी रिटायरमेंट है अबाउट द हाई कोर्ट जजेस इन केस ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, then the high court judges cannot now be transferred from one court to another court without their specific consent। ठीक है। तो इस हवाले से ये अमेंडमेंट कर दी गई। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है इस द नेम इंडिकेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मोर स्ट्रेंथन बनाया गया। इसके अलावा जो इनकी टर्म ऑफ ऑफिस है उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले 3 इयर्स इनकी टर्म ऑफ ऑफिस होती थी कमिश्नर की, इलेक्शन कमिश्नर की, जबकि इस अमेंडमेंट के बाद 5 इयर्स कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है बार ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। तो इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल हैं और एडवोकेट जनरल थे उन पर ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट है परमानेंट इलेक्शन कमिश्नर। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि 5 परमानेंट इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए। ठीक है, इंक्लूडिंग दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। नेक्स्ट है फीचर केयरटेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से। तो इस से रिलेटेड क्या कहा गया कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी तो उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन से एक केयर टेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। तो इस हवाले से कहा गया कि अगर किसी भी प्रोविंस में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तो उस बेस पे वहाँ पे इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज था वो ये था इस अमेंडमेंट में कि जो स्केड्यूल नंबर 6 था और 7 था उसको ओमिट कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट है इस अमेंडमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी कुछ चेंजेस कर दिए गए। लास्ट है हाई कोर्ट बेंचेस। तो इस हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट है एंड क्वेटा हाई कोर्ट हैं वो उनके बेंचेस सेटअप कर दिए गए मिंगोरा एंड तुर्बत में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी 18th अमेंडमेंट, जिसमें जितने भी चेंजेस हुए थे उसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। सो होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस। So if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.